एक दो सवाल और मैं लूँगा आपसे। एक तो जो आपने कहा आर्थिक महाशक्ति के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि उसकी जो सामरिक शक्ति होती है या स्ट्रैटेजिक शक्ति वो भी उतनी ही सक्षम हो। उसमें आपका जो मंत्रालय है उसकी भी काफ़ी अहम भूमिका है, खासकर अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें। और चाइना काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इन्वेस्ट करते जा रहा है, करते रहा है। जो इनिशिएटिव्स हैं उनके, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड हो या फिर वो जिस तरह से पोर्ट्स में एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन सेक्टर में पूरे में, इस पर आपकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, डिफेंस और सुरक्षा के विषयों की चर्चा ऐसे प्रकार से ओपन कभी हो नहीं सकती। पर वन बेल्ट वन रोड पे आपका क्या है? पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सभी समस्या से जानकारी हमको है, हम बहुत संवेदनशील हैं और देश की सुरक्षा ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इसलिए डिफेंस फोर्सेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले हम सब लोग हों, हम सभी बातों से एक अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इन सब बातों को सक्षम करके इंटरनेशनल पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स के साथ ले जाना चाहते हैं। वैसे कानून बना रहे हैं, वैसे सिस्टम बना रहे हैं, वैसे इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और वो पूरी सोच है। पर इसकी स्वाभाविक रूप से डिटेल में चर्चा करना ये देश हित में उचित नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा कहना मेरे लिए ठीक। नो, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, आप उसको कहीं सफल होता देख रहे हैं या फिर आपका व्यू क्या है उस पर? बिकॉज भारत ने तो अपना जो भी रुख था वो बड़ा साफ कर ही दिया है बाय एक्चुअली बॉयकॉटिंग एट समिट लेवल। देखिए, आज तो मैं ये समझूंगा कि हम लोग बाहर के देशों में भी काम कर रहे हैं और देश में दुनिया में जो बदलाव है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। आज कोई, मैं चाबार में पोर्ट बना रहा हूँ, अब नेपाल और श्रीलंका में रोड बना रहा हूँ, मैं NHA इंटरनेशनल खोल रहा हूँ, फिर और 2-3 देशों में भी, अभी साउथ अफ्रीका देशों में भी बातचीत चल रही है। तो आने वाले समय में इन सब बातों का विचार करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर और कोई कंट्रोवर्सी में न पड़ते हुए हमें आगे जाना होगा। और हम लोग बड़े कॉशियसली सब बातों का अध्ययन करके जा रहे हैं और जो जाएंगे वो राष्ट्र के हित में जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग उसमें भारत का, हमारा देश का हित रखते हुए आगे जाएंगे। बाकी कुछ विवादों से, वादों से बचकर ही आगे जाना उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। जो ऑपोजिशन जो कोशिश कर रहा है कि एक तो पहले तो राष्ट्रपति चुनाव में कि किसी तरह सारे लोग साथ में आए और कुछ एक कैंडिडेट अपना खड़ा करें, फिर 2019 के लिए तो खैर अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी पता नहीं। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो इकट्ठा हो रहे हैं। ये हमारी ताकत का एहसास उनको हो रहा है, हम सबके लिए भारी है ये पता चलने के बाद वो इकट्ठा हो रहे हैं और इसलिए उनका इकट्ठा होना ही हमारी ताकत को सर्टिफाई करना है। और जो मर्द आदमी है, जो ताकतवर आदमी, बोलता हो जाओ इकट्ठा, लड़ेंगे। हमारी लड़ाई ये इनकी जो गठजोड़ हो रही है, इकट्ठा हो रहे हैं, ये सिद्धांतों के आधार पर नहीं हो रहे हैं। ये हमारे देश में मोदी जी का विरोध करने के लिए, भाजपा का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, पर मुझे लगता है इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अब देश की जनता जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति को पसंद नहीं करती। जो अपीजमेंट की राजनीति है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, पसंद नहीं करती। अब देश के सभी लोग देश का विकास चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण चाहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान चाहते हैं, अच्छे रोड चाहते हैं, किसान खेत को पानी चाहता है और ऐसे इसमें अपने शहर स्मार्ट शहर बनाना चाहते हैं, स्मार्ट विलेजेस बनाना चाहते हैं। अब उनको पता है कि उनका तकदीर, उनका भविष्य, उनका सपना हमारे कार्यों में उनको देख रहा है और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए जातिवाद, सांप्रदायिकता का उपयोग करके माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करके और जाति और सांप्रदायिक दंगों को खड़ा करके जो जातिवाद का पॉइजन घुमाकर हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग अब निश्चुप हो जा रहे हैं क्योंकि लोग सच्चाई को समझ रहे हैं और हमारी सरकार को समझ रहे कि हमने 3 साल में कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जो किसी जात, पंथ, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाला हो। सबका साथ, सबका विकास। हमने 2 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और सिगड़ी बांटी। हमने नहीं कहा कि मुसलमानों को नहीं बांटेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जनधन में अकाउंट खोले, हमने नहीं कहा सबके खोले। तो हमारा जो प्रत्यक्ष चाल चलन, व्यवहार और चरित्र है, जो सबका साथ सबका विकास हमारा सूत्र है, उसके अनुरूप हमारा व्यवहार है, उसके आधार पर लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर हमारे को सहयोग करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक सामर्थ्यवान श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारा साथ देंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल होगा आपसे, बड़ा ऑनेस्टली आप जवाब दीजिएगा। आपके मंत्रालय के लिए पिछले 3 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि
और सबसे बड़ा मिस क्या रहा? उपलब्धि तो उपलब्धि है, नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपको अंदर से खुशी देती है। क्या खुशी है मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, आप लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा मिस क्या रहा? मिस है, और जो मैं जिससे आपको दुख होता है अंदर बिल्कुल से दुख हो रहा है, और मैंने खुद एक्सपोज किया है, मैं डरता नहीं हूँ। मेरे मंत्री बनने के बाद एक्सीडेंट की संख्या 4% बढ़ी है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। मैं दुखी हूँ, मेरा खुद का भी एक्सीडेंट हुआ था। 11,000 करोड़ रुपए करके 786 ब्लैक स्पॉट्स, एक्सीडेंट स्पॉट इंप्रूव कर रहे हैं। अब क्रैश बैरियर बांध रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम ला रहे हैं, रोड मार्किंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गाड़ियाँ बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, नया मोटर व्हीकल एक्ट ला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कर रहे हैं, पर उसके परिणाम अभी दिखना बाकी है। और मेरा टारगेट ये है कि 5 साल में मैं काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ये सब कामों में, इसमें मुझे कोई दुमत नहीं है। पर मेरा सबसे रिकॉर्ड अगर कोई है तो देश के 50% लोगों की मैं जान बचा सकूं, और ये रिकॉर्ड अगर मैं यशस्वी हुआ तो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस होगा। अभी तक तो उसमें निगेटिव हूँ, और मैं संवेदनशील भी हूँ, दुखी भी हूँ, पर 2 साल में जो प्रयास कर रहा हूँ उसके परिणाम आएंगे। तो 5 साल के बाद एक्सीडेंट की संख्या 50% से कम होगी, मरने वालों की संख्या 50% कम होगी। ये सपना, ये उद्दिष्ट, ये एम्बिशन, ये इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। उसके लिए मैं रात दिन हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर काम कर रहा हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, और जिसको दूर करना ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट आपका और एक जो सपना है उस पर मैं एक आखिरी व्यू आपसे लेना चाहूँगा। एलोन मस्क, उन्होंने हाल में ये जो ट्वीट करा था, इंडिया में सोर्सिंग को लेकर हो सकता है उनकी गाड़ियाँ डिले हो, एंड देन ऑब्वियसली द हाइपर लूप प्रोजेक्ट, ये कन्फ्यूजन कहाँ से? देखिए, हाइपर लूप के लिए मैंने उनको लैंड ऑफर की है, रोड ऑफर किया है मुंबई पुणे का। मैं खुद जब यहाँ सैन फ्रांसिस्को गया था, मैं उनकी फैक्ट्री भी गया था, देखा था, उनके लोग भी आए थे। दूसरी ओर इंडिया में कोई 30% लेना चाहिए वगैरह बंधन नहीं है। वही मैं सोच रहा था। दूसरा, मैंने उनको पोर्ट में फ्री ऑफ चार्ज लैंड देने के लिए भी कबूल किया था। अगर वो सीरियसली है तो वो उनके लोग भेजें, हमसे चर्चा करें। और ये किसी के कहने पर उन्होंने कैसे ट्वीट किया मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात जरूर है कि इंडिया में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी। जो चीज़ बाहर में 10 रुपये की मिलती है वो इंडिया में उनको 5 रुपये में बनेगी, वही क्वालिटी की, तो उसमें उनका फ़ायदा हुआ। यहाँ से देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जितने फॉरेन ब्रांड आए हिंदुस्तान में, मर्सिडीज़ आए, फोर्ड आए, टोयोटो आए, होंडा आया, मारुति अभी काम करे, सुजुकी, सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक समय आज 4.5 लाख करोड़ की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और मैं तो ये कार स्क्रैपिंग और कमर्शियल व्हीकल स्क्रैपिंग की पॉलिसी ला रहा हूँ। अगर वो आ जाएगी तो रॉ मटेरियल जो है प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील सस्ता हो जाएगा, और वहीं ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनेंगे तो कॉस्ट एकदम आधी हो जाएगी। तो वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल हब इंडिया होगा, और 2020 तक हिंदुस्तान में 20 से 25 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेगी, और सब कार यहीं से एक्सपोर्ट होगी। ये मेरा सपना है, और यहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना मुझे उनको लगता है सबसे ज़्यादा फायदा होगा। उन्हें आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, और उनको कोई समस्या होगी तो हम सुलझाएंगे। तो उससे ये जॉब्स की समस्या भी काफ़ी हद तक हल हो सकती है। 100% ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब पोटेंशियल खड़ा करता है। बिल्कुल। चलिए सर, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगा, आपने जो काफ़ी एम्बिशियस योजनाएं हमारे सामने रखी हैं, तो हमारी तरफ से तो आपको शुभकामनाएं हैं कि आने वाले 2 साल में और उसके बाद आने वाले 5 साल में भी आप इन सारी योजनाओं पर खरे उतर पाएँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।